हेलो फ्रेंड्स, एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के हम 43वें नंबर के टेस्ट पर अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा इस चैनल से, क्योंकि ये क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे और आप लोगों को जब भी क्लास में अपडेट करूं तो तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम आज पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों का श्रृंखला के रूप में। तो हम पहला प्रश्न लेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषता को समझेंगे। इसके बाद भारतीय संस्कृति में प्रकृति व पृथ्वी को हम माता क्यों कहते हैं, इसके विषय में समझेंगे। फिर अगला प्रश्न पढ़ेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और इससे चाहे आप लोग 3 मार्कर में हो या कि फिर मेंस हो, इस सभी में आता है। और यहाँ पर देखें तो हर एक एग्जाम को टारगेट करते हैं। अच्छे से आप लोग पढ़ते आए होंगे। और अगला प्रश्न हमारा ले लेते हैं कि भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण किस तरह से महत्व प्रदान करता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। और फिर हम देख लेते हैं लास्ट प्रश्न में, जो कि 11 मार्कर के प्रश्न को कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सांस्कृतिक पर्यावरण की परिभाषा को समझेंगे, सामाजिक जीवन में किस प्रकार हमें प्रभावित करता है या प्रभावित करता है, उन सभी का विषय में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी रिव्यू देखा, इसके बाद हम चलेंगे अपने टॉपिक पर और इसे हम डिटेल से समझेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे आप लोगों के समक्ष लगातार क्लास चलती रहे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जिससे कि उन सभी लोगों का भला हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करेंगे और अपने टॉपिक पर आएंगे। हम देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण की 2 विशेषताएं बताना। इसे हम 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे, इसका हम अभी अध्ययन करते हैं। चलिए, तो प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषता को हम पहले बताएंगे कि प्रकृति प्रदत्त है तथा इसमें भौतिक वस्तुएं सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए नदी हो गया, नदी के बाद पहाड़ आ जाता है, फिर नक्षत्र हैं, पृथ्वी, समुद्र आदि, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रवेश के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अंतर्गत चाहे मानव हो, पशु पक्षी हो, प्राणी हो या फिर जीव वनस्पति हो, इन सभी का आवास, उनके रहन सहन, उनके आचरण, उनके चाल ढाल, इन सभी के प्रवेश को हम प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत समझते हैं। तो इन्हें हम कैसे परिभाषित करेंगे कि प्राकृतिक प्रदत्त है, इसमें भौतिक वस्तुएं सम्मिलित हैं। नदी, पहाड़, नक्षत्र, पृथ्वी, समुद्र आदि आते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें मनुष्य तथा पशु और वनस्पति सभी को प्रभावित करते हैं। तो आप लोग इससे 3 मार्कर में मेंशन कर देंगे, इतना मेंशन कर देंगे, आप लोगों को 3 मार्कर में फुल नंबर मिलेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति व पृथ्वी को माता क्यों कहा गया है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति व पृथ्वी को माता क्यों कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति के मूलतः आरण्यक संस्कृति मानी जाती है। भारतीय संस्कृति मूलतः अरण्यक संस्कृति मानी जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में जब वैदिक कालीन युग था, उस समय हमारे वैदिक कालीन ऋषि जो थे, वो अपने तप यानी एक ज्ञान को जंगल या किसी नदी के पास जाकर वहाँ पर तप करते हैं, और वहाँ से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और मानते हैं कि जंगल में उन्हें अपने पृथ्वी या माता के रूप में
उन्हें संबोधित करते हैं और वहाँ पर अच्छा खासा महसूस करते हैं। इस कारण वहाँ पर ऋषि लोग बताया करते हैं कि भारतीय संस्कृत जो कि यह हमारे वैदिक कालीन आरण्यक संस्कृत से मानी जाती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जन्म से ही मनुष्य का नाता प्रकृति से जुड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य शुरू से ही वहाँ की वातावरण या परिवेश के साथ घुल मिलकर जब तक वह कार्य नहीं करता है तो वो उस वातावरण में नहीं रह सकता, क्योंकि उस वातावरण के अनुसार उन्हें प्रकृति को समझना आवश्यक है। इसलिए अथर्ववेद के अनुसार माता भूमि पुत्रे अहम पृथ्व्या, यहाँ पर अथर्ववेद में बताया गया है। तो इस प्रकार आप लोग कैसे वहाँ मेंशन करेंगे 3 मार्कर में? सिंपल प्रोसेस में बताएंगे कि भारतीय संस्कृत मूलतः आरण्यक संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि जन्म से ही मनुष्य का नाता प्रकृति से जुड़ा है। इस कारण अथर्ववेद के अनुसार माता भूमि पुत्रे अहम पृथ्वी है वहाँ पर परिभाषित किया गया है। इतना ही आप लोगों को लिखना है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं चिपको आंदोलन के विषय में। तो चिपको आंदोलन क्या होता है? ये बहुत ही मार्मिक और एक देश प्रेम और कह सकते हैं कि अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। चिपको आंदोलन से बहुत कुछ सीखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बचपन से चिपको आंदोलन के विषय में पढ़ते आए होंगे, तो जब आप लोगों के मेंस में यदि ये प्रश्न आ जाता है तो आप लोग कैसे मेंशन करेंगे, इसे आप लोग अच्छे से समझिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। 1973 में जब उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में शुरू हुआ था। कहने का अर्थ था कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तब उस समय एक ही था। वहाँ पर ये 1973 में शुरुआत होती है चमोली ज़िले से। इसके नेतृत्व करता हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। इन्होंने महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और वह पेड़ों से लिपट कर खड़ी हो जाती हैं। इस कारण ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती हैं चिपको आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न हम ले लेते हैं 5 मार्कर के कि भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण को किस तरह महत्व प्रदान किया गया है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माँ कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि ऋग्वेद में मनुष्य व उसके पर्यावरण को महत्व देते हुए पृथ्वी जल वायु देव स्वरूप प्रस्तुति की जाती है। ऋषियों व मुनियों ने वृक्षों या वनों का महत्व बताते हुए इसके संरक्षण पर बल दिया है कि कुछ पौधों का औषधि रूप में, जैसे मान ले कि धार्मिक दृष्टि से महत्व है, जैसे हैं कि पीपल है, पीपल के बाद तुलसी है, पलाश है, दूर्वा और बेला आदि हैं। जैन धर्म में अहिंसा को परम धर्म मानते हुए जीव संरक्षण की बात की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये 5 मार्कर के प्रश्न यहीं पर एंड होते हैं। हम चलते हैं 11 मार्कर की और यहाँ पर पढ़ेंगे कि सांस्कृतिक पर्यावरण की परिभाषा समझेंगे, सामाजिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत सिखा हुआ व्यवहार है। हमारे पर्यावरण या सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ की कल्चर को समझते हैं। वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वहाँ पर पशु प्राणी, पेड़ पौधे आदि सभी से हम सीखते हैं कि किस प्रकार वहाँ की वातावरण अपने आचरण व अपने परिवेश के अनुसार वहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि संस्कृत जो है सीखा हुआ व्यवहार है। यह मानव के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
संस्कृत से सांस्कृतिक पर्यावरण जन्म लेता है। कहने का अर्थ है कि जब वहाँ पर जो जीव रहता है वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश को समझता है और वहीं से समझकर अपने अनुसार संस्कृति का आचरण करता है और अपने वर्क को करता है, वहीं से संस्कृत जो है पर्यावरण का जन्म लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में सामाजिक मानव का प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो एक बार फिर परिभाषा को समझते हैं पर्यावरण की, कि संस्कृत जो है सीखा हुआ व्यवहार है। यह मानव की सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृत से सांस्कृतिक पर्यावरण का जन्म लेता है। संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में सामाजिक मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अब हम देखेंगे कि समाज पर पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं, कि पर्यावरण जो है हमारे समाज को किस प्रकार प्रभावित करती है, उन्हें कौन कौन से गुण प्रदान करती है और पर्यावरण के न होने से कौन सी हानि होती है, उन सभी का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम पहले स्टेप में समझते हैं कि सामाजिक संगठन पर प्रभाव क्या होता है। संस्कृति के अनुरूप ही सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संस्थाओं का विकास होता है। कहने का अर्थ है कि संस्कृत के माध्यम से ही समाज में संगठन और उनके संरचनात्मक, कार्यात्मक उन सभी गुणों को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी समाज में परिवार तथा विवाह का क्या रूप होगा, यह वहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों पर निर्भर करता है। तो आप लोगों ने उदाहरण के माध्यम से समझा कि एक समाज में वहाँ के परिवार, वहाँ के विवाह, रीति रिवाज, परंपरा, वहाँ पर रहने वाले लोगों का चाल ढाल कैसे हैं, उन सभी के आदर्शों पर निर्भर करता है। अगला स्टेप में हम देख लेते हैं कि आर्थिक जीवन पर। पहले स्टेप में हमने समाज के विषय में पढ़ा कि समाज में होने वाले उन प्रभावों के विषय में कौन कौन से हमें सीखने को मिलती है, उन सभी का अध्ययन पहले स्टेप में समझा। लेकिन दूसरे स्टेप में हम समझते हैं कि हमारे जीवन में अपने भरण पोषण और उनके कार्यों को कर अपने आर्थिक जीवन को कैसे सुधारते हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यदि सांस्कृतिक मूल्य आर्थिक विकास में सहायता देने वाले हैं तो वहाँ व्यक्तियों का आर्थिक जीवन उन्नत होगा। अगला स्टेप है कि प्रौद्योगिकी विकास। यदि विज्ञान का प्रगतिवादी ज़्यादा है तो वहाँ पर विकास की मात्रा तो बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन वहाँ पर पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता हुआ जाता है। तो विज्ञान से क्या फ़ायदे होते हैं कि भौतिकवादी जैसे सांस्कृतिक भौतिक उपलब्धियों तथा भोग विलास पर अधिक बल देती हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक आविष्कारों को तीव्र गति प्रदान होती है। यहाँ पर आप लोग सिंपल प्रोसेस में समझिए कि विज्ञान के माध्यम से आविष्कार बहुत ज़्यादा होती हैं, और यदि आविष्कार बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर भोग और विलास की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सुविधा और प्रदत्त हो जाती है। आविष्कार के माध्यम से एक नई नई टेक्निकों, नए नए आविष्कारों का निर्माण होता है, जिससे वहाँ की संतुलन का तो विकास होता है, लेकिन वहाँ पर देखें तो पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता हुआ चला जाता है। अगला स्टेप क्या है कि राजनयिक संगठन। वहाँ पर समझेंगे कि राजनीतिक प्रभाव क्या होता है। राज्य द्वारा सभी नागरिकों की रक्षा एवं रक्षा या विशेष वर्ग की रक्षा करना अथवा
राज्य द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों व अधिनियमों पर भी सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर जो राज्य द्वारा बनाए गए भौतिकवादी या फिर आर्थिक हों, सभी दोनों को प्रभावित करती हैं राजनीतिक संगठन। धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं कि धार्मिक व्यवस्था में धार्मिक संस्थाओं व संगठनों का रूप संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण में परिवर्तन आने पर ही धर्म स्वरूप भी बदल जाता है। भारतीय संस्कृति के कारण ही धर्म जीवन पद्धति का अंग बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव पर। भारत समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया भारतीय संस्कृति के प्रभावित, जबकि पश्चिमी देशों में समाजीकरण की प्रक्रिया वहाँ भी संस्कृति के अनुरूप है। अतः व्यक्ति के विकसित होने वाले सामाजिक गुण उसके सांस्कृतिक पर्यावरण की उपज होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण पर प्रभाव। व्यक्तित्व किस प्रकार से निर्मित होगा, यह वहाँ संस्कृति पर निर्भर करता है। समाजीकरण की यह प्रक्रिया के माध्यम से ही व्यक्ति उन बातों को ग्रहण करता है जो वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होती हैं। अहिंसा है, त्याग है, सम्मान, नैतिकता, स्वतंत्रता आदि मूल्यों की अधिग्रहण व्यक्ति संस्कृति द्वारा ही करता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने इस संस्कृति के विषय में पढ़ा होगा कि पर्यावरण और वहाँ पर पाई जाने वाली वातावरणीय संतुलन हमारे व्यक्तित्व के निर्माण पर कैसे सहायक होती है, उनसे हमें कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त होती है, उन सभी का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत मानव जीवन की दशाएं और सामाजिक जीवन के प्रतिमान सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिएगा MP ऑनलाइन चैनल को, टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन लगातार पहुंचती रहे। थैंक यू। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।